आप सभी को राधे राधे। और आज जो हम लोग क्लास 10 का जो है टॉपर सीरीज का जो है ये पार्ट 4 वो वीडियो होने वाला है। टॉपर सीरीज का ये कौन सा वीडियो होने वाला है? पार्ट 4 वीडियो होने वाला है, जो कि आपका एसएसटी का है। और इसमें जो है कंप्लीट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिक्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो अगर आएंगे तो इसी वीडियो से आएंगे। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तब जाकर आप ये पार्ट 4 को देखिए और इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है इससे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है यहाँ पे 34 तक देख लिया था, इसके बाद 35 हम क्वेश्चन 35 देखते हैं क्या है। पिकेटिंग क्या है? तो पिकेटिंग आपको पता है क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए कोई एक दुकान है, क्या है, कोई एक दुकान है, जैसे या फिर कोई शराब का दुकान या फिर कोई भी दुकान है, ठीक है। अब इस दुकान में क्या किए हमने, इसका रास्ता ही बंद कर दिया है ना ही बाहर से कोई सामान इस दुकान में आएगा, ना अंदर से कहीं बाहर जाएगा, रास्ता को बंद कर देना, उसी को क्या कहा जाता है, पिकेटिंग कहा जाता है। तो उसका उत्तर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पिकेटिंग कहा जाता है। यानी कि जब अब अंदर ही नहीं जा सकते, यानी कि कोई सामान भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये चीज होता है, मतलब दुकान को पूरा तरीके से क्या कर देना, बंद कर देना, पिकेटिंग कहलाता है। 36 नंबर देखिए क्या है। ये सब कब हुआ था? जब आजादी का लड़ाई लड़ा था उस समय हो रहा था। 36 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे, गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इसका आंसर लिखेंगे, औपनिवेशिक शासक के दौरान बहुत सारे जो है लोग को काम करने के लिए फिजी, गायन या फिर वेस्ट इंडीज जैसे देशों में ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अच्छा, ये क्या था पता है? गिरमिटिया मजदूर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि जब हमारा देश कैसा था, औपनिवेशिक था, यानी कि गुलाम था, किसके, अंग्रेज के गुलाम था। तो उस समय जो है आप देखते हैं कि हमारे देश के लोगों को है ना फिजी, गायन या वेस्ट इंडीज जैसे अलग देशों में जो है ले जाया जाता था, और ये झांसा दिया जाता है कि आपको जो है अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा, बहुत फैसिलिटी दिया जाएगा। बट वहां पे जाने के बाद क्या किया था, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था, वहां से आने तक नहीं दिया जाता था, बहुत ज्यादा खटवाया जाता था। तो वो चीज है, तो उसी को ही क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कल्पनादर्शी यूटोपिया किसे कहा जाता है? देखिए, यूटोपिया एग्जाम में दिया जाता है, कल्पनादर्शी नहीं दिया, क्योंकि कल्पनादर्शी दे देगा तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यूटोपिया किसे कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो आप समझ जाइए कल्पनादर्शी कहा जा रहा है। तो यूटोपिया का अर्थ एक ऐसे समाज, एक ऐसे आदर्श समाज से है जिसका होना सच में होना क्या है, असंभव है। और यूटोपिया का अर्थ क्या होता है, कल्पनादर्शी होता है, मतलब ऐसा समाज जिसका मतलब सच होना बिल्कुल असंभव है, मतलब कल्पनादर्शी। जैसे आप सपना देखते हैं ना, तो क्या सपना सच होता है? क्या नहीं होता है। तो उसी प्रकार एक ऐसा समाज के बारे में सोचना जो कि रियल में हो ही नहीं सकता है, तो उसे क्या कहता है, कल्पनादर्शी कहा जाता है, यानी कि यूटोपिया कहा जाता है। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है आपका 38 नंबर, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे, सत्याग्रह का विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। मतलब कोई एक सत्य है, उसको क्या करिए, अपनी शक्ति बना लीजिए, क्योंकि ये चीज जो है हम लड़ रहे हैं, ये आंदोलन जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसी को हमने क्या बना लिया, शक्ति बना लिया, और उसी के खिलाफ जो है यहाँ पे आवाज उठाया जा रहा है। और सत्याग्रह जो है सत्य की शक्ति में विश्वास रखता है। और आप देखते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रदर्शन होता है, सिंपल, कोई है ना मारपीट वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, ये चीजें शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, ये गांधी जी इसी पे विश्वास करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 39 नंबर, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गैर परंपरागत आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो गैर परंपरागत होता क्या है, तो ऐसे ऊर्जा जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इससे क्या प्रदूषण होगा हमें? क्या कोई प्रदूषण नहीं होगा। और आप देखते हैं कि ये जो भी चीज है ये बहुत अच्छा है ना हमारे लिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, और ये कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 14 नंबर, रक्त और लौह नीति से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, रक्त और लौह नीति का अर्थ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे रक्त, या रक्त मतलब खून, और लौह मतलब यहाँ पे तलवार से मतलब है,
ठीक है। तो रक्त और लोह नीति का अर्थ है शत्रुओं के प्रति क्या होना, क्रूर होना, और तलवार का प्रयोग करना तथा खून बहाना। मतलब शत्रु के प्रति काफी ज्यादा जो है क्रूर मत होना, नफरत है ना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, तलवार का प्रयोग करके पूरा खून बहा देना, ठीक है, वो चीज है। कठोरता और शक्ति से दुश्मनों से पेश आना और दुश्मनों को आतंकित करना, मतलब दुश्मनों को पूरा डराना, ठीक है, ये चीज है। सिंपल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो 41 नंबर क्या दिख रहा है आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए। इसका आंसर लिखेंगे आप लोग क्या, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक था, क्योंकि ये आप लोग पता है कि एक सेना में भी रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, और आप देखते हैं कि वहाँ पे शासक भी रहा है, ठीक है, शासन भी किया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, फ्रांस में। इससे पहले आप देखते हैं कि लुई सोल्वा था, ठीक है, जिसे गिलोटिन पे लटका दिया जाता है, ठीक है, वो चीज है। उसका नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, तो वो है ना, तो वो यहाँ पे महान शासक थे, जिन्हें जिसने अपने कार्यों से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, मतलब बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया था यूरोप के लिए। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, मतलब कई सारे युद्ध उन्होंने लड़े, क्योंकि आप देखते हैं कि सेना में थे पहले, तो फ्रांसीसी सेना को जो कई युद्ध में जीत दिलाते, मतलब ये बहुत तेज दिमाग के थे, ठीक है, तो जीत दिलाई और अपार लोकप्रिय हासिल किए, मतलब और लोगों से जो है काफी ज्यादा जो है वो लोकप्रिय, मतलब लोग काफी ज्यादा उन्हें पसंद करते थे। भले ही वो राजतंत्र का शासक था, पर उन्होंने जनता के लिए अनेक काम किए, ठीक है, वो जनता के लिए बहुत सारे जो है भलाई वाला काम भी करते हैं। तो आप इसको लिख दीजिएगा अपने वर्ड में, सिंपल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, उदारवाद का अर्थ आजादी या स्वतंत्रता है। मतलब सिंपल सी बात है, उदारवाद मतलब क्या, हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह एक ऐसा विचारधारा है, तो ये एक ऐसा सोच है जो सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है। ऐसा नहीं कि जो पावर हो जाए वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे कि पीएम जो अभी मान के चलिए कौन है, नरेंद्र मोदी, तो सिर्फ उन्हीं के पास पूरा पावर दे दिया जाए, तो ये तो गलत हो गया ना। तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरे देश को या तो बर्बाद कर सकते हैं या तो संवार सकते हैं, तो वो चीज है। तो यहाँ पे जो है सत्ता किसी एक के पास केंद्रित नहीं होना चाहिए, है ना, केंद्रीकरण का विरोध करता है, किसी एक के पास पावर नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे भारत में क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है ना, संसद है, जो भी ये सारी चीजें हैं, तो सब में क्या है, पावर बटा हुआ है ना। यहाँ पे किसी एक के पास पावर नहीं है, पीएम मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक वहां पे आप देखते हैं संसद में जब तक लोगों का समर्थन नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति का संचयन नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं पावर बटा हुआ है, ठीक है, तो किसी एक के पास पर्टिकुलर पूरा पावर नहीं है। अब आगे यहाँ पे देखिए, जो भी पावर है वो हमारे संविधान में दर्शाया गया है कि किसके पास कितना पावर है, पीएम मोदी के पास कितना पावर है, वो सब आप चैप्टर पढ़े आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो सत्ता के केंद्रीकरण का क्या करते हैं, विरोध करती है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन करती है, और लोग जो है बिल्कुल स्वतंत्र रहे इसके बारे में वो समर्थन करते हैं, सिंपल। और एक ये तो उदारवाद हो गया, एक होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है, जो बिल्कुल पुराने सोच वाले व्यक्ति, जो पुराने सोच वाला व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, वो चीज हो गया आपका रूढ़िवाद, सिंपल है, ठीक है। 43 नंबर देखिए क्या है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन में जो है महिला थी, आपको पता है सबसे पहले जो है उद्योग जो सबसे पहले इंग्लैंड में ही ओपन हुआ था, ब्रिटेन में ही ओपन हुआ था। तो आप देखते हैं कि वहाँ का जो महिला होती है, क्योंकि वहाँ पे भी कपड़ा जो है बुनाई होता था, हाथों से होता था, और जब वहाँ पे स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाता है, तो यहाँ के महिलाओं लोग सोचते हैं कि अब तो हमारा काम तो छीन गया, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे हमला कर देते हैं, क्योंकि महिलाएं काफी ज्यादा पहले ही परेशान थे कि यहाँ पे जो है काफी चीजें जो है उद्योग वगैरह खोल रहे थे। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बेरोजगारी के भय से, क्योंकि मशीन ज्यादा आ रहे थे, तो वो लोग समझ रहे थे कि है ना अब हमें तो काम मिलेगा ही नहीं, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा था वहाँ पे। तो बेरोजगारी के भय से जो है महिलाएं ने प्रौद्योगिकी का विरोध किया, यानी कि टेक्नोलॉजी का विरोध किया, और स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाता है, तो लोग तो और डर गए, ऐसे तो बेरोजगारी था, और जैसे मशीन आया तो और डर गए कि अब तो और हमारा जो भी रोजगार है वो भी छीन जाएगा। इसलिए ब्रिटेन की महिला जो है कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्या कर दिया, हमला किया, है ना, सीधा वहां जाके जो है हमला कर देते हैं। तो ये चीज है। इसका क्वेश्चन 44 देखिए क्या है यहाँ पे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, ऐसे कंपनी जो विश्व के विभिन्न
देशों में कारोबार स्थापित करता है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। तो ये चीज आप लोग इम्पोर्टेंट है, काफी ध्यान में रखिएगा। जो कि क्या करता है, जैसे कि आप देखते हैं एप्पल का जो फोन है वो, उसका जो मालिक है वो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला है, क्योंकि वो हर एक देश में जो है मोबाइल को सेल आउट कर रहा है ना। अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, भारत में हो रहा है, एप्पल का मोबाइल हर जगह है ना। तो वही चीज है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन लोग क्या है और इसे क्यों समाप्त किया गया और इसके समाप्त के क्या परिणाम हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन लोग जो है समाप्त हुआ था, कहाँ पे, ब्रिटेन में ही हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। क्यों किया गया था, इसका उत्तर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया, मतलब मक्का जो है, मकई जो है भारत से नहीं आएगा, उस पर रोक लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, इसे ही कौन लोग कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, कौन लोग, मक्का जो है बाहर से अब नहीं आएगा, भारत से नहीं आएगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कौन लोग कहा जाता है। यही लॉ लगा था, एक कानून लगा था। और इस लॉ के कारण जो है ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ के दाम बहुत बढ़ गए थे। आपको पता है कि जैसे कि ब्रिटेन का जो व्यापारी, ये चीज कौन बोला था, ब्रिटेन का व्यापारी ही बोला था, क्योंकि वो मक्का का उत्पादन करता था। तो वो बोला कि हम बाहर से आप मक्का क्यों खरीदे, जब हम खुद बना रहे तो हमारा मक्का खरीदिए। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रिटेन का जो व्यापारी होता है वो दबाव डालता है सरकार पर, और सरकार क्या कहता है, कौन लो लागू कर देता है। अब भारत से जो है मक्का नहीं आ रहा होता है, बट उसका जो मक्का जो होता है वो काफी महंगा होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है ब्रिटेन में जो है बहुत ज्यादा ही दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इस चीज का। अब लोग नाराज हो गए थे, अब चूंकि ज्यादा दाम कहाँ से दे पाएगा लोग, तो लोग नाराज हो गए, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। इसलिए सरकार देखा कि ऐसे में तो स्थिति और गंभीर हो जाएगा, है ना, ऐसे ही लोगों का बेरोजगारी है, अकाल है। तो इसीलिए जो है वो क्या करता है, सरकार इसे समाप्त कर देता है। और इसकी समाप्त से खाद्य कीमतों दामों में गिरावट आ जाती है। और जैसे ही ये समाप्त हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है, सस्ते रेट हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को हम नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका लास्ट पार्ट होगा, है ना, पार्ट 5। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो है आपको यहाँ पे क्या दिया गया, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे बनेंगे। अब इसके बाद जो है पार्ट 6 जो आपका आएगा, ठीक है, तो वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाला रहेगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। तो आप लोग जो है क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत लाभ होने वाला है इस चैनल से आप लोगों को। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, जो एग्जाम में आने वाले 100% है। तो बस आप लोग क्या करिए, नोट करिए कॉपी में। और चलिए जल्दी मिलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।